वेलकम बैक टू माय चैनल। ये माय ट्रेजर का सेकंड पार्ट है। लास्ट पार्ट पे हमने देखा था कि विंग को वांग जी ज़बरदस्ती अपने साथ ले जा रहा है वॉर बेस में। अब आगे कहने के लिए वांग जी निकला था अपने क्लैन पहुंचने के लिए, लेकिन बीच में से ही वो वापस जा रहा है। वैसे तो वॉर बेस जहाँ से वांग जी वापस मुड़ा है वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। वांग जी जानता है अगर वो पूरी रात भी घुड़सवारी करेगा तो वो वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। दूसरा, उसका घोड़ा सुबह से ही लगातार चल रहा था, तो कहीं ना कहीं उसके घोड़े को भी रेस्ट चाहिए। इसी वजह से वांग जी एक लेक के पास में, जहाँ उसके घोड़े को थोड़ा पानी मिल जाए और थोड़ा सा उसको भी हाथ पैर धुलने का, क्योंकि वो भी सुबह से इसी मार धाड़ में है, तो उसके हाथ पैरों पे भी काफ़ी सारा ब्लड लग गया है उन लुटेरे का। तो इस वजह से वो भी अपने हाथ पैर साफ कर सके, वो वहाँ अपने घोड़े को एक पेड़ के नीचे बांधता है। विंग को घोड़े से उतार के उस पेड़ के पास बैठा देते हैं। विंग जिसके हाथ ही बंधे हैं, पैर बंधे नहीं है, वो एक बार भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन वांग जी तुरंत उसे उसकी कमर से पकड़ लेता है। अब विंग घूर घूर के देख रहा है वांग जी ने पीछे से उसे बैक हक करा हुआ है, और वांग जी उसे कान में धीरे से बोलता है, अगर तुमने ये हरकत करी तो मैं यहीं पे तुम्हें इसी समय मार्क कर दूंगा। फिर क्या करोगे तुम? इस बात पे वांग जी विंग थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि इस समय वांग जी जब ये बोल रहा है तो उसका लिप्स विंग के सेंट ग्लैंड के ऑलमोस्ट पास में ही है। विंग थोड़ा पूरी अपनी बॉडी में एक अजीब सी शिवरिंग सी फील करता है, क्योंकि इस तरीके से कोई उसके इतनी इंटीमेट तरीके से इतने क्लोज नहीं आया। तो ये विंग का फर्स्ट टाइम था, तो उस बेचारे के ऑलमोस्ट एक कहते हैं ना घबराहट में हाथ पैर ठंडे हो जाना हो गए, वो एकदम से नीचे बैठ जाता है। विंग जो बेचारा कुछ बोल नहीं सकता है, चुपचाप से नीचे बैठा है, लेकिन आंखों में उसे बहुत गुस्सा दिखा रहा है। वांग जी को ये क्यूट सा बनी बड़ा प्यारा लग रहा है। कभी अपना मुंह फुला रहा है, कभी कुछ कर रहा है। वांग जी पहले आराम से अपना ऊपर का हनफू उतारता है और वाटर में जाता है। धीरे धीरे वो अपने हाथ पैर धुल रहा है, फिर वो देखता है कि उसके इनर हनफू पे भी काफ़ी सारा ब्लड है, तो वो अपने बाकी दो हनफू भी उतार देता है, ये सोच के वो धुल देगा। वांग जी ने सिर्फ अभी अपनी पैंट पहनी हुई है और ऊपर से वो पूरी तरह से न्यूड है और पानी में हाफ है। विंग जो पीछे ये देख रहा है, उसे वांग जी की बॉडी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लग रही है। उसकी नज़र ही वांग जी से नहीं हट रही। वहीं वांग जी जान पूछ के विंग के सामने अपने सारे कपड़े उतारता है, क्योंकि वो भी विंग को दिखाना चाहते हैं कि वो कितना अट्रैक्टिव है। कम से कम इसी तरीके से सही वो विंग का अपने ये कहते हैं ना शो ऑफ करना, अट्रैक्ट करने की कोशिश करना, वो कर रहा है। तभी विंग थोड़ी देर में अपनी नज़र वांग जी जैसे पीछे मुड़ के उसकी तरफ देखता है कि वो उसे देख रहा है, तो विंग ये देखता है कि वांग जी उसे देख रहा है। दोनों की नज़रें मिलती हैं, तो विंग थोड़ा सा शर्मा के, थोड़ा सा ब्लश करके अपना फेस उस तरफ हटा देता है। वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। वैसे एक बात बताऊँगा, इसमें जो ना वांग जी है ना, वो ज़्यादा फ्लर्ट करेगा। ये मेरा फैन फिक्शन है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं तो आपको मज़ा आएगा, शायद अच्छा लगे। वांग जी के चेहरे पे एक हल्की सी हंसी आ जाती है, वो जान पूछ के अब वहाँ ऐसे ही अपने बिना कपड़ों के विंग के साइड आगे बढ़ा है। विंग जिसका मुंह पे ऑलमोस्ट स्पेल है, तो वो बेचारा कुछ बोल नहीं सकता है, वो बड़ी बड़ी आंखें करके वांग जी को देख रहा है। वांग जी ऑलमोस्ट उसके बिल्कुल पास आ गया और धीरे धीरे से उसके ऊपर लैंड मतलब झुकने लगा है। विंग अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा है कि वांग जी उसके बिल्कुल क्लोज आ रहा है, एकदम उसके फेस के पास आ गया। वांग जी बिल्कुल उसके पास आके बोलते हैं, तुमने एंजॉय किया? वाह विंग, अब शॉकिंगली वांग जी की तरफ से, तुम्हें अच्छा लगा जो तुमने देखा? अब विंग के इस मतलब विंग के चेहरे पे एक अजीब सा ब्लश, एक घबराहट सी आ जाती है कि ये अल्फा कितना बेशर्म है, सीधा उससे आके ऐसी बातें कर रहा है। वांग जी जो काफ़ी टाइम से वॉर में है, उसे काफ़ी सारी लड़कियां अपने आसपास दिखती हैं जो उसे लुभाने की कोशिश करती हैं। ओमेगाज उसके आसपास रहते हैं। एक तरह से वॉर के बाद में अपना स्ट्रेस उतारने के लिए ओमेगाज वहाँ पे आते हैं, लेकिन कभी भी वांग जी ने कभी किसी ओमेगा को ना ही टच किया है, ना ही अपने पास आने दिया है। लेकिन क्यों? इस ओमेगा के लिए उसका वो सब करने का मन कर रहा है जो शायद बाकी सब अल्फ़ा और ओमेगास करते हैं। वो यही सोच के वहीं भी के चेहरे पे बहुत ज़्यादा ब्लश है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी करके वो सिर्फ वांग जी को देखे जा रहा है। वहीं वांग जी को इस समय मन कर रहा है कि वो तुरंत विंग के इन लिप्स को कैप्चर कर ले और सक कर उसे किस करे, जितना हंग्रीली कर सकता है उतना हंग्रीली। विंग का चेहरा, विंग की ये मासूमियत उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। वहीं विंग के लिए किसी पर्सन को एक बार मिलना और उस पर्सन का सीधा उसके सामने ऐसे न्यूड होके आ जाना बहुत ज़्यादा अजीब है। उसने आज तक अल्फाओं के बारे में बहुत कुछ सुना था कि
वो अपने फेरोमोन्स को यूज़ करके ओमेगा को कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये अल्फ़ा तो कुछ अलग ही है, ये ऐसा कुछ नहीं कर रहा, ये तो अपने कपड़े उतार के सीधा विंग के पास आ गया और उसे पूछ रहा है कि उसे कैसी लगी विंग की, मतलब विंग को कैसी लगी उसकी बॉडी। विंग के लिए थोड़ा शॉकिंग है, लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा। वो अपना फेस उधर कर लेता है और अजीब सा मुंह बनाता है जैसे गुस्से में पाउड बना रहा हो वांगी को। विंग और क्यूट लगता है। वांगी थोड़ा सा आगे आके उसे गाल पे किस कर लेता है और विंग अब शॉकिंगली देखता है। मुझे अच्छा लगा तुम्हारा रिएक्शन, मुझे वो बता दिया जो मैं सुनना चाहता हूँ। ये बात बोलने के बाद वांगी अपने कपड़े पहनने लगता है और विंग के मुंह पे वो स्पेल हटा देते हैं क्योंकि उसे अब विंग की आवाज़ सुननी है। विंग एकदम से जैसे ही कोशिश करता है बोलने की और देखता है कि वो बोल सकता है, वो से बोल, तुम पागल हो, ये क्या करो, मेरे सामने कपड़े उतारते हो बदलते हो, तुम्हें शर्म नहीं है, कैसे बेशर्मों वाले काम कर रहे हो, किसने तुम्हारा नाम हंगंजून रखा है, तुम्हें तो बिल्कुल भी तुम्हारा टाइटल सूट नहीं करता है। विंग गुस्से में बोलता है। तभी वांगी अब उसके पास में, उसके बेंच के पास में आके अपना सर उसके कंधे पर रखते बोलता है, वो टाइटल मुझे लोगों ने मेरी वॉर की वजह से दिया है, इन सब चीज़ों के लिए नहीं दिया है। तुम मुझे नहीं पता किसके लिए दिया है, हटो मेरे पापा से, तुम्हारे लिए मैं लंजा हूँ। अब शॉकिंगली देखता है क्योंकि वांगी ने ना ही अपना सर हटाया और ये शब्द बोले। शॉकिंगली अपने कंधे की तरफ देख रहा है जिसपे वांगी ने अपना सर रखा हुआ है। अब वांगी अपनी नज़रें विंग की तरफ देखता है, वो देख रहा है कि विंग उसे ही देख रहा है, दोनों की नज़रें मिलती हैं। तो वांगी बोलता है, लंजा हंगंजून मैं दुनिया के लिए हूँ, तुम मुझे लंजा बोलो। विंग जो समझ रहा है कि शायद ये इसका बर्थ नेम है, वो बोलता है, मैं क्यों दूँ तुम्हारा बर्थ नेम, तुम मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारा बर्थ नेम का, मैं तुम्हें हंगंजून ही नहीं बोलूँगा। अच्छा, और अगर तुमने ऐसा मुझे हंगंजून बोला तो मैं तुम्हें किस कर लूँगा। विंग अब शॉकिंग लेता है, क्यों मैं क्यों करोगे तुम मुझे किस, पागल हो गए तुम, तुम्हें पता है मेरी शादी जिन क्लैन में होने वाली है, जिन क्लैन के राजकुमार से होने वाली है, वो तुम्हारी गर्दन काट देंगे अगर तुमने उनके ओमेगा के साथ कुछ बदतमीजी करने की कोशिश की। विंग जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था जिनजुशान से शादी, अब वो जिनजुशान की धमकी दे रहा है ताकि वो किसी तरह से इस बेशरम अल्फा से खुद को बचा ले। तभी वांगी ये बात सुनता है तो सब अंदर से बहुत जेलसी होती है कि उसका होने वाला ओमेगा किसी और अल्फा के बारे में बात कर रहा है, वो भी उसके आगे। वो बिना सेकंड गवाए एकदम से विंग का फेस पकड़ के उसे पैशनेटली किस करने लगता है। विंग शॉकिंगली देखता है और क्योंकि उसके हाथ तो बंधे हुए हैं पर वो फिर भी कोशिश कर रहा है कि वो अपने आप को किसी तरह से सेव करे, धक्का मारने की कोशिश करता है। लेकिन वांगी उसे जब तक वांगी का मन नहीं बढ़ता, जब तक वांगी को वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, तब तक वो ऐसी तरह से ज़बरदस्ती विंग को किस किए जा रहा है, उसे उसके होठों को सक किए जा रहा है। वांगी को तो इस समय ये बहुत ही ज़्यादा स्वीट, बहुत ही ज़्यादा ऐसी हेवन वाली फील दे रहा है कि उसके पूरे दिन की वो थकान भी ऑलमोस्ट गुम हो गई है। बहुत देर बाद जब वांगी को लगता है कि शायद अब विंग को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब वो विंग को छोड़ता है और बोलता है, ये करूँगा मैं, दोबारा से मुझे हंगंजून बोला या लंजा के अलावा कोई और नाम यूज़ करा तो चाहे कहीं भी हो, कितने भी लोगों के बीच में हो, ऐसे ही किस कर लूँगा तुम्हें, तुम पागल हो। विंग गुस्से में बोलता है और अपना फेस दूसरी साइड कर लेता है। विंग को रियलाइज़ होता है कि वांगी ने शायद उसके हाथ की वो रोप खोल दिया, लेकिन इससे पहले विंग कुछ मूव कर पाता वांगी पीछे से इसे बैकअप करके ऐसे ही उसकी नेक में अपना सर रख के सो जाता है। विंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, उसे समझ में नहीं आ रही है उसके साथ क्या हुआ। एक तो उसकी फर्स्ट किस में इस अल्फ़ा ने ले ली, ऊपर से ये अल्फ़ा इस तरीके से उसे पकड़ के बैकअप करके सो रहा है। क्यों ये बात विंग को परेशान कर रही है। वांगी जो सुबह से थका हुआ था और उसकी बॉडी को आदत है अपने टाइम पे सोने की, वो वैसे ही सो जाता है। विंग को अपने दोनों हाथों से पकड़ के विंग पहले कोशिश करता है सोने की, लेकिन उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। उसे स्ट्रेस हो रहा है अपनी सीजे का, अचानक से हुई हुई इस अजीब सी किडनैपिंग का। वो जब देखता है कि वांगी सो गया और हल्की सी उसकी पकड़ विंग से लूज़ हो गई है, विंग तुरंत मौका देख के वहाँ से भागने की सोचता है। वो वांगी को छोड़ के उसी अंधेरे में ऐसे ही निकल जाता है। वो कोशिश करता है कि वांगी की बेचैन अपने साथ ले जाए, लेकिन वो एक स्पिरिचुअल टूल है तो उसे अनसील्ड सिर्फ वांगी कर सकता है, तो उसको साथ ले जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस वजह से वो उसे अपने साथ नहीं ले जाता है, बल्कि ऐसे ही पैदल वहाँ से जाने लगता है। वो वांगी के घोड़े की कोशिश करता है कि अपने साथ ले जाए, तो वो भी उसके साथ नहीं जाता है।
तो वो बेचारा सोचता है कि पैदल ही चले जाओ। वांग जी तो गहरी नींद में है। विंग को ऐसा लग रहा है वो दौड़ा वहाँ से उस जंगल से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहते हैं शायद विंग की किस्मत भी उसके साथ नहीं है, क्योंकि कुछ दूर जाने के बाद झाड़ियों के पास से उसे कुछ आवाज़ें आ रही, उसे महसूस हो रहा है ये वुल्फ की आवाज़ें हैं, यानी उसे वुल्फ के ने चारों तरफ से घेर लिया है। विंग वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है, पर है अभी उसके पास कोई तलवार नहीं है, वो कैसे इन वुल्फ से लड़ेगा। लेकिन वो हार मानने वाला नहीं, वो एक लकड़ी उठा के कोशिश करता है उन्हें डराने की, लेकिन असलियत में तो विंग ज़्यादा डरा हुआ है, क्योंकि इसे चारों तरफ से वुल्फ ने घेर लिया। विंग को तो लग रहा है कि शायद आज उसकी लाइफ का आखिरी दिन है, क्योंकि जिस तरीके से वुल्फ के मुंह से पानी टपक रहा है और वो विंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, विंग को लग रहा है कि आज तो पक्का वो इनका डिनर बन के ही रहेगा। लेकिन इससे पहले वो वुल्फ कुछ करते, सडनली उसे किसी घोड़े की पैरों की आवाज़ आती है। वांग जी अपने घोड़े के साथ वहाँ पहुँच गया और अपनी शॉट के साथ वो बीचों बीच जंप लगाते थे, और जैसे ही बेचैन एज यूजुअल अपनी मैदान से निकलती है, वो 1 मिनट में ऑलमोस्ट आधे वुल्फ को डरा के अपनी बेचैन की लाइट से और उससे भगा देते हैं। कुछ जो वुल्फ पास आने की कोशिश करना उन्हें ऑलमोस्ट मार देता है। विंग वांग जी की इस पावरफुल ऑरा को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। उसे वांग जी का इस तरीके से इतने बड़े बड़े वुल्फ के साथ लड़ते हुए देख के वो ऑलमोस्ट बहुत एक होता है ना मोहक हो जाना, मनमोहक वाला दृश्य, उस सीन में गुम हो जाना, ऐसा कुछ हाल है वांग जी। विंग को ऐसा लग रहा है जैसे उसके सामने कोई बहुत सुंदर सी पेंटिंग चल रही है, जिसमें एक बहुत सुंदर सा एक गॉड हेवन से उतरा हुआ जो एक इन बड़े बड़े राक्षस को मार रहा हो, ऐसी वाली उसको फील आ रही है कि वांग जी जितने स्टाइल से, जितने उससे वो से डर रहा है, बिना घबराए, चेहरे पे बिना कोई शिकन के, इतनी पावरफुल ऑरा विंग ने अपनी लाइफ में किसी का नहीं देखा, तो उसे तो समय वांग जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। वांग जी ने और से कुछ वुल्फ मार दिए, कुछ वुल्फ जब वहाँ से भाग गए, वांग जी अब विंग की तरफ देखता है। विंग की मतलब तो कपड़ों पे थोड़ी धूल थी, उसने कोशिश की थी लकड़ी से वुल्फ को बांधने, तो थोड़ी बहुत उसे खरोंच भी आ गई। वांग जी विंग के पास जाता है, उसके हाथों पे देखता है जहाँ थोड़ी बहुत खरोंच आ गई। इवन उस जगह पे देखता है यहाँ पे उसने सुबह से रोप बांधी हुई थी, मतलब काफ़ी घंटे से रोप बांधी हुई थी, तो उसके भी मार कर वो विंग के हाथों को यानी कलाइयों को अपने हाथ से प्यार से सहलाते बोलते हैं, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। विंग थोड़ा शॉक्ड है, अभी थोड़ी देर पहले इतनी बुरी तरह से इतना खौंखार रूप देखा था उसने वांग जी का, और सडनली अब ये इतना सॉफ्ट, इतना काइंड रूप। विंग को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा कौन है असली वांग जी, वो जो थोड़ी देर पहले उसे दिखा था, या ये जो अब इसे इतनी केयर से, इतने प्यार से उसके हाथों को, मतलब उसकी कलाइयों को पकड़ के उन्हें उंगलियों से टच कर रहा है। विंग बोलता है नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, और अपना हाथ वांग जी के हाथ से छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वांग जी अब विंग के दोनों हाथ पर, तो तुम क्यों आई यहाँ पे, मुझसे जो भागना चाह रहे थे तुम? ये जंगल बहुत ख़तरनाक है, तुम्हें शायद आइडिया नहीं है, यहाँ इंसान नहीं सिर्फ जंगली जानवर या सिर्फ वॉरियर्स मिलेंगे, इससे अच्छा है तो मेरे साथ ही सबसे ज़्यादा सेफ हो। विंग जो खुद ये बात रियलाइज़ करता है कि उसे बिल्कुल इस जंगल का आइडिया नहीं है, क्योंकि वो कहाँ है उसे बिल्कुल पता नहीं। दूसरा, सचमुच में काफ़ी रात हो गई है और इस समय तो सिर्फ जंगली जानवर ही बाहर हो निकले होंगे, तो वो भी वांग जी से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करता और उसके साथ चला जाता है। वांग जी भी फिर से उसी जगह आ गया जहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी फायर जलाई थी, जहाँ पे वो लोग रेस्ट कर रहे थे, और अब विंग को भी काफ़ी नींद आ रही है, तो वांग जी से थोड़ा सा गैप बना के, डिस्टेंस बना के अपनी जगह सोने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही विंग थोड़े से आँख जब बंद होती है तो देखते हैं कि वांग जी ने वो सारा गैप, वो सारा डिस्टेंस जो विंग ने बनाया था उसे क्रॉस कर दिया, और वो बिल्कुल वांग जी के पास, मतलब विंग के बिल्कुल पास लेटा हुआ है, और वांग सोते हुए, मतलब आँख बंद वाले विंग को देख रहा था, क्योंकि विंग ने जैसे आँखें खोली तो वांग जी की इंटेंस वो गोल्डन आइज उसे बहुत ज़्यादा घूर के देख रही है। विंग बोलते हैं तुम्हें सोना नहीं क्या, मुझे क्या घूर रहे हो, सो जाओ। जिसे वांग जी अपने चेहरे पे हल्की सी स्माइल जो कुछ सेकंड के लिए आके चलेगी, बोलते हैं मून की लाइट में तो तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी हो।
मुझे अब तक समझ में नहीं आया तुम कहाँ इतने दिन मुझसे कहाँ छुपे हुए थे। नहीं, अब शॉकिंगली कहते तुम कैसी बात करो, मैं तुमसे क्यों छुपूंगा। और पहली बात, तुम सोना है सो जाओ, वरना मुझे डिस्टर्ब मत करो, बोल के विंग करवट लेके सो जाते हैं। और वांगी पहले की तरह फिर से पीछे से विंग को हक करके सोने लगता है। विंग थोड़ा सा अपने आप को मूव करता है, लेकिन वांगी उसे और कस के पकड़ लेते हैं, तो विंग अब कुछ नहीं कर सकते। और सीरियसली उस समय सबसे ज़्यादा सेफ वांगी के साथ ही लग रहा है। अभी जो थोड़ी देर पहले उसकी जान ऑलमोस्ट, वो खुद डिनर बनने वाला था, उस सीन को याद करके उसे इस समय ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो ज़्यादा मूव नहीं करता और ऐसे वो सोने की कोशिश करता है। ये दोनों ऐसे ही सोते हैं। मॉर्निंग में एज यूजुअल वांगी अपने 5 बजे वाले रूटीन के हिसाब से उठ के अपने आप को फ्रेश करता है। उसके बाद अपने घोड़े को अच्छे से साफ़ करता है, उसे पानी पिलाता है, पास में से कुछ फ्रूट्स लेके आता है और घास जो पहले अपने घोड़े को खिलाता है। और फिर अब हल्के से विंग को हिलाता है। विंग जो कभी भी जल्दी उठने वालों में से नहीं है, वो थोड़ी बहुत करवट लेता है। क्यों परेशान कर रहे हो जंचा, मुझे सोने दो। जंचा नाम सुनने के बाद वांगी को बड़े जोर से गुस्सा आता है। वो तो बोलता कौन है ये जंचा, उठो बताओ कौन है ये जंचा। विंग जो मतलब जो नींद में था, सडनली वांगी के गुस्से वाली आवाज़ से एकदम से उठ के बैठ जाता है और घबराता है। क्या हुआ, क्यों डांट रहे हो तुम मुझे, कौन है ये जंचा, क्यों उठाता था वो तुम्हें, तुम तो बांटो मेवा नहीं हो, फिर क्यों वो तुम्हें उठाने आता था। विंग अब उसे शॉकिंगली देखता है, कहते क्या तुमने मुझे इतनी जल्दी उठाया ये बात पूछने के लिए, क्यों बताऊँ मैं तुम्हें। अब इस बात पे वांगी को और गुस्सा आ जाता है और वो 1 मिनट नहीं लगाता, वो पहले विंग को बड़ी जोर से अपनी साइड खींचता है और उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। बताते हो या फिर से कल रात वाला सिचुएशन के बाद ही बताओगे। विंग को याद आता है कल रात कैसे वांगी ने उसे घंटों तक किस किया था, मतलब काफ़ी देर तक किस किया था। बोलता वो मेरा ब्रदर है, एडॉप्टेड मेरा ब्रदर है। वो एकदम से घबराते हुए भी, थोड़ा काँपते हुए विंग बोलता है और ये बोलने के बाद तुरंत अपने दोनों हाथों से अपने को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से वांगी को बहुत क्यूट लगता है। बता तो तुम जियांग क्लैन लीडर के अडॉप्टेड सन हो। इस बात पे विंग थोड़ा शॉकिंगली वांगी तरफ देखते हैं, अपनी नज़रें देखते हैं। मैं हूँ, मेरा नाम विभूषण है। वहाँ पे विंग अपना नाम बता रहा है, क्योंकि कल से उसने वांगी को अपना नाम नहीं बताया और वांगी ने पूछा ही नहीं, तो वांगी बोलता है बर्थ नेम। अब विंग शॉकिंगली देखता है, हाँ तुम्हारा बर्थ नेम क्या है। विंग आज से मैं तुम्हें विंग बोलूँगा, वांगी ये बोलता है और विंग को अपनी गोद से उठा के नीचे बैठाता है और उसके हाथ में वो एप्पल दे देता है जो वो अभी लेके आया था, खा लो बस यही है मेरे पास। और ये बोलने के बाद वो अपने घोड़े के पास फिर से चला जाता है। विंग अब शॉकिंगली उस एप्पल को देख रहा है, फिर वांगी को जाते हुए देख रहा है और फिर मन में सोच रहा है ये पागल है क्या, कभी भी कुछ भी कर देता है, कैसा भी रिएक्ट करता है। अभी थोड़ी देर पहले तो मुझे लग रहा था मुझे मार देगा, अब इतने प्यार से एप्पल दे के चला गया कि ये अल्फा मुझे पागल कर देगा। नहीं, थोड़ा अपने आप में बड़बड़ाता है और अपना एप्पल खाने लगता है। दोनों फिर से अब घोड़े की सवारी करते हैं, पर इस बार वांगी ने कोई ज़बरदस्ती विंग के हाथ नहीं बांधे और ना ही विंग ज़्यादा नाटक कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। अब जहाँ उसे मतलब जहाँ वांगी ले जाएगा अब उसे वहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ये जंगल बहुत खतरनाक है, दूसरा उसे बिल्कुल पता नहीं कि वो किस साइड है, क्या होगा, और तीसरा शायद वांगी के थ्रू ही उसे अपनी सीजे के बारे में पता चलेगा। तो इस वजह से जैसा वांगी कह रहा है वो वैसे ही कर रहा है। ये सारे लोग कैंप के पास पहुंचते हैं। कैंप के पास पहुंचने से पहले ही वांगी ने बटरफ्लाई मैसेज से अपने भाई और मतलब मिंजू को बता दिया था कि वो अपने साथ एक विभूषण को लेके आ रहा है, जिसके बाद वो लोग काफ़ी शॉक्ड हुए थे, क्योंकि विभूषण कहीं से भी जियांग्स के लिए कोई एक कहते हैं ना इम्पॉर्टेंट पर्सन नहीं है और उन्हें थोड़ा डाउट होता है कल हुआ उस पर। यहाँ तक कि वो बटरफ्लाई मैसेज में वांगी को भी ये बात बोल देते हैं कि उन्हें विभूषण पे डाउट है, ये विभूषण शायद जो दिखा रहा है वो ऐसा नहीं है, ये कोई तेज आदमी है और इस वजह से
लेकिन वांगजी को इस समय विभीषण क्या है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उसे स्ट्रेस है कि जिस तरह से वांगजी को खुद विंग को देख के ऑलमोस्ट उसकी ब्यूटी में एक गुम हो गया है। और मतलब वांगजी को खुद पता है कि वो आज तक बहुत सारे ओमेगा से मिला है, बहुत सारे ब्यूटीफुल लोगों से मिला है, लेकिन आज तक उसे कभी किसी की तरफ इतना अट्रैक्टिव फील नहीं हुआ। लेकिन विंग सचमुच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो उसकी तरह और भी लोग भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, और वांगजी वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस वजह से वो अपना एक वाइट कलर का जोगा सा, जो अधिकतर वो सर्दी में बचने के लिए अपने पास रखता है, घोड़े के उससे वो निकालता है और विंग को उसमें अच्छे से कवर कर देता है। ऊपर से लेकिन एक तो विंग और वांगजी की हाइट में बहुत अंतर था, तो उसका जोगा वैसे विंग को ऑलमोस्ट पूरी तरह से कवर कर चुका है। ऊपर से वांगजी ने और ज़्यादा उस जोगा का सर को नीचे कर दिया ताकि बिल्कुल भी विंग की शक्ल ना दिखे। भी थोड़ा सा चलने की कोशिश करता है, पर लड़खड़ाने नहीं लगता है, कहता है ये तो मुझे क्या पहना दिया है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा, कैसे चलूँगा मैं। इस बात पे वांगजी उसे फिर से घोड़े पे बैठाता है और घोड़े की मतलब आगे से जो घोड़े चलाने वाले यूनियन नहीं होता वो पकड़ लेता है। अब वही घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, वही वाइट कलर के चोले में जिसमें उसकी ऑलमोस्ट सारी शक्ल ढकी हुई है, और वांगजी उस घोड़े को पकड़ के उसके नीचे पैदल चले जा रहा है। सारे वॉरियर्स सब पूरे इसमें वॉर कैंप के लोग घूर घूर के ये सीन देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो पूरे टाइम कभी नहीं हुआ है कि वांगजी किसी को अपने घोड़े पे बैठने दे, और दूसरा वो किसी को इस तरह से लेके आए। सब लोग सोच रहे हैं कि ये पक्का कोई स्पेशल पर्सन है जो इतने अच्छे से हंगवान जुन उनसे ट्रीट कर रहे हैं। वांगजी विंग को अपने कैंप, मतलब जो विंग वांगजी का कैंप है उसका पर्सनल कैंप, वहाँ पे अपना घोड़ा रोकता है और विंग को पहले घोड़े से नीचे उतारता है और फिर उसका हाथ पकड़ के, ताकि वो गिरे ना, क्योंकि वो ऑलमोस्ट गिर रहा था, हाथ पकड़ के कैंप के अंदर ले जाता है। ये भी सबके लिए काफ़ी शॉकिंग था कि पहली बार किसी ओमेगा को पर्सनल कैंप में लेके गया लांग वांगजी। अब सोच रहे हैं कि शायद ही लांग वांगजी का ओमेगा है या कोई ऐसा स्पेशल पर्सन है जिसे लांग वांगजी ने स्पेशली सबसे अलग अपने पास ही रखा है। थोड़ी देर में शिचैन और नीमिंजू वहाँ पहुँच जाते हैं लांग वांगजी के पास। वांगजी विंग को अभी तक विंग ने वो चोला पहन रखा है, जैसे ही वो लोग पहुँचते हैं तुरंत बोलते हैं तो ये है विभीषण। अब विंग अपना फेस से वो चोला हटाता है, क्योंकि अब उसे लांग वांगजी ने इशारा भी कर दिया कि हटा सकते हैं। जैसे ही उसके फेस से चोला हटता है तो एक बार के लिए शिचैन और मिंजू भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि सचमुच में ये पर्सन जो भी है ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव है। अब मिंजू बोलते हैं तो तुम क्यों जा रहे थे जिन के लिए? इस बात में विंग थोड़ा शॉकिंगली देखता है और वो समझ आता है शायद वांगजी ने ऑलरेडी बता दिया। फिर वो बोलता है पर मैं आपको क्यों बताऊँ, मैं आपको नहीं जानता, और मैं अपनी क्लैन की कोई भी बात आप लोगों से क्यों बताऊँ। इस बात पे वांगजी थोड़ा गुस्से में विंग की तरफ देखते बोलते जैसा दगा और गगा तुमसे पूछ रहे हैं वैसा जवाब दो, वरना तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। वांगजी जो मतलब विंग को पता है कि वांगजी एक नंबर का बेशरम अल्फा है, हो सकता है जैसे उसने बोला तो किसी के आगे भी किस कर सकता है, कभी यहाँ किस ना कर दे। वो थोड़ा पीछे होता है, वो बोलता है ठीक है बता रहा हूँ मैं, और आराम से। अब फिर शिचैन जो जानते हैं कि नीमिंजू भी गुस्सा है और वांगजी भी गुस्सा है, ये बेचारा ओमेगा जो एज में ज़्यादा भी नहीं लग रहा है, कम एज का ही लग रहा है, वो घबरा जाएगा। वो आगे आते हैं, अपने चेहरे पे एक स्माइल लेते कहते हैं तुम बिल्कुल मत घबराओ, कोई तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा, और जो हम पूछ रहे हैं उसका बड़े आराम से जवाब दो, अगर तुम नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। शिचैन बहुत प्यार से वांगजी से मतलब विंग से बात करते हैं। विंग को भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो इनमें से कोई एक तो है जो थोड़ा प्यार से बात करता है। बोलते हैं ठीक है गगा आप मुझसे पूछिए। अब शिचैन बात करनी शुरू करते हैं। देखो हम जानते हैं कि जियांग्स और जिन क्लैन के बीच में एक संधि होने वाली थी, जिसके अकॉर्डिंग तुम्हारे ही क्लैन की राजकुमारी की शादी जिन क्लैन में होने वाली थी, तो तुम उस घोड़ा गाड़ी में क्या कर रहे थे? अभी थोड़ा सा डरते हुए बोलता है एक्चुअली मैं उसमें जानबूझकर नहीं बैठा था, मुझे ज़बरदस्ती मैडम यू ने बैठाया था। अभी थोड़ा सा घबराते हुए जो भी हुआ वो सब कुछ सच बता देता है, क्योंकि उसे मैडम यू पे बहुत गुस्सा है। मैडम यू ने किस तरीके से उसे धमका के डांट लगा के उस गाड़ी में बैठा दिया, बिना ये सोचे कि क्या होता अगर जिन क्लैन वो पहुँचता, किस तरह से जिन क्लैन उसको साथ ट्रीट करता। इस बात पर एकदम से पीछे से नी हुसैन एंटर करता है और बोलता है बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम्हें ज़बरदस्ती ही बैठाया गया होगा, क्योंकि वो यही करना चाह रहे थे और उनका आइडिया ऑलमोस्ट सक्सेसफुल भी हो गया।
एकदम से ये बात सुनने के बाद सब तीनों नी हुसैन की तरफ देखते हैं। अब नी हुसैन आगे आता है और नी हुसैन के पीछे शुयांग आता है। शुयांग को नी हुसैन के साथ देख के विंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी शुयांग विंग वांगजी मतलब विंग को वहाँ देख के दौड़ा दौड़ा विंग के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम ठीक हो ना? मैं रात भर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, कहाँ रह गए थे तुम? एकदम से शुयांग को वहाँ देख के शॉकिंगली पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जियांग्स क्लैन नहीं गए? एकदम से पीछे से नी हुसैन बोलता, क्योंकि इसे तुम्हारी टेंशन थी, इसे लग रहा था कहीं हम तुम्हें मार ना दें, इस वजह से ये पागल रात में दौड़ा दौड़ा हमारे पास आया, बहुत लेट आया था, इसलिए ये मुझसे मिला और मुझे तभी सब कुछ समझ आ गया। अब सब लोग शॉकिंगली नी हुसैन की तरफ देख रहे हैं और शुयांग की तरफ देख रहे हैं। शुयांग अब अपनी बात करना शुरू करता है। वो बताता है कि जब वांगजी विंग को वहाँ से ले गया था तो वो जियांग्स क्लैन पहुँचा था, लेकिन वो जब उन सर्वेंट के पास से मैडम यू और जैन फेमिया के पास पहुँचने वाला था तो उसने मैडम यू और जैन फेमिया से पहले बात सुन ली मैडम यू और मिंगियाओ की। मिंगियाओ बड़ी कैनिंग स्माइल के साथ बोलता है कि हाँ, आपका प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है ना मैडम यू? अब इसमें यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक है या एक तरह से इनका प्लान बता देती हूँ। मिंगियाओ पहले से जानता था कि यानली और को किसी न किसी तरीके से ये लोग रोक सकते हैं, या फिर अगर यानली जिन क्लैन पहुँच भी गए तो वहाँ पे इन दोनों की शादी नहीं होगी, कोई ना कोई अड़ंगा जरूर करेगा नी क्लैन और लैन क्लैन। इस वजह से उसने ये मास्टर स्ट्रोक कर चला। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि जैसे ही जब वो यहाँ आया था तो उसने विंग को देखा था तो वो ऑलमोस्ट उसकी ब्यूटी में गुम हो गया था। उसे समझ में आ गया था कि विंग सबसे अच्छा तरीका है किसी को भी डिस्ट्रैक्ट करने का। उसने दिमाग लगाया, उसने सोचा कि वो यानली की गाड़ी में विंग को बैठा के भेज देंगे ताकि जो भी लैन क्लैन या न्यू क्लैन वाले यानली को रोकने या ना यानली के पास आएंगे तो वो विंग को ले जाएंगे अपने साथ, और वो दूसरी साइड से मतलब पानी की साइड से पानी के रूट से जिन क्लैन भेज देंगे यानली को। यानली कोई भागी नहीं थी, बल्कि उसकी मदर ने और मिंगियाओ ने बिना उसके भाइयों और पापा को पता किए ज़बरदस्ती उसे पहले ही वाटर रूट से भेज दिया था जिन क्लैन। इसी वजह और बाकी सबको गुमराह करने के लिए जान पूछ के उन्होंने विंग को इस जगह भेजा। और लांग वांगजी जैसे पत्र लेने जा रहा था वो अटैक भी एक तरीके से मैडम यू का ही चाल थी। इस बात पे विंग को बहुत गुस्सा आता और खड़े थे, क्या ये चाल थी? उन्होंने एक बार भी सोचा अगर वहाँ लांग वांगजी नहीं आता तो क्या वो हम लुटेरे हम लोगों के साथ क्या करते? एकदम से जो एक्साइटमेंट में बोल बैठा है, गुस्से में बोल बैठा है लांगवांगी, उसे एकदम से लंजा घूर के देखता है और बोलता है लंजा, जिस पे विंग को याद आता है कि ओह अगर लंजा ने लांगवांगी ने उसे लंजा बोलने के लिए बोला तो एकदम से हाँ आई मीन लंजा हमें नहीं बजाता तो हम क्या करते? एकदम से शिचैन लांगवांगी का ये रूप देख के थोड़ा खुश होते हैं और बोलते हैं तुमने सही कहा, वो मिंगियाओ बहुत तेज़ है, हम भी उसकी बातों में एक बार फंस चुके हैं और बहुत बड़ा लॉस कर चुके हैं। इस बात में एकदम से लान शिचैन को और नी मिंजू को याद आता है कि किस तरह से मिंगियाओ पहले इनका दोस्त बन गया था और इनके सारे सीक्रेट बैंक क्लैन को तक पहुंचा देते हैं। इसी वजह से वो लोग भी मिंगियाओ को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। अब नी हुसैन बोलता है और वो अपनी चाल में कामयाब भी रहे, क्योंकि दगा अब हमें पता चला है कि शायद कल परसों में यानली की शादी और जिन जुशान की शादी हो जाएगी। इस बात पे भी थोड़ा उदास होकर पीछे जो जगह थी वहाँ बैठ जाता है और मेरी सीजे के बिना मर्जी के उन लोगों ने उनकी शादी कर ही दी, बोलता है। विंग देख रहा है कि इस समय मतलब वांगजी देख रहा है कि विंग इस समय कितना ज़्यादा परेशान है और उसे ये चीज़ कुछ अच्छी भी नहीं लग रही। तभी एकदम से शिचैन बोलता है अगर उन्हें लग रहा है कि वो जियांग्स क्लैन के साथ रख के जीत जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। अब सब लोग देखने लगते हैं शिचैन की तरफ। शिचैन आगे आते हैं और बोलते हैं क्योंकि अब कोई है जो हमारी मदद कर रहा है
और बहुत जल्दी वैन क्लैन से हमें खबर पहुंचाएगा। इस बात पे सब लोग इधर से उधर देखते हैं और तभी एक पर्सन जो काफ़ी देर से ये सब चीज़ सुन रहा था, एक शैडो जो पीछे खड़ी थी, वो आगे आती है और जैसे ही उस शैडो को सब लोग देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इस शैडो ने रेड रंग के वैन क्लैन के कपड़े पहने हुए हैं और सब लोग इस पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ये पर्सन कोई और नहीं वैंकिंग है, यानी वैन रोहान के भाई की मतलब छोटे भाई की बेटी वैंकिंग। वैंकिंग खुद अपने अंकल के अगेंस्ट आगे आके अब मदद कर रहेगी नी क्लैन की, क्योंकि उसने देखा है कि उसके अंकल वॉर जीतने के चक्कर में पूरे वैन क्लैन को ऑलमोस्ट बर्बाद कर चुके हैं। कितने लोग हैं जो अपनी फैमिली खो चुके हैं, जिनकी फैमिली बर्बाद हो चुकी है। इस वॉर को कई साल हो गए पर उनकी अंकल की अकड़ जाने का नाम ही नहीं ले रही। वो ये भी नहीं सोच रहे कि जो लोग जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं इस वॉर के बीच में, कैसे पूरा कल्टिवेशन वर्ल्ड एक वॉर के अंदर बर्बाद होता जा रहा है। और वो भी चाहती है ये वॉर जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। वैन क्लैन जिस तरीके से अपने प्रजा को ट्रीट करता है, वो जानती है अगर वैन क्लैन जीत गया तो पूरा कल्टिवेशन वर्ल्ड वैसे भी दुख में चला जाएगा, इसलिए वो भी चाहती है कि नी क्लैन जीत जाए, क्योंकि नी मिंजो एक राइटफुल एक सही कैंडिडेट है इस पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को लीड करने के लिए। इस वजह से वो भी अब आगे आई है इन लोगों की मदद करने। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। सो गाइस, अब आपको क्या लगता है क्या होगा, और आप लोगों का फीडबैक के थ्रू मैं स्टोरी को थोड़ा बड़ा और छोटा करने के बारे में सोच रही हूँ, तो आप जल्दी से मुझे अपने फीडबैक दीजिएगा कि आप क्या चाहते हैं कि ये शॉर्ट में ही ख़त्म हो जाए या कुछ पार्ट जो मैं सोच रही हूँ और ऐड करने का मुझे करना चाहिए, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।